नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NTA नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, हम कला अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर बुक को रीड कर रहे हैं, जिसमें मैंने 8 पार्ट आपको इस बुक के करा दिए हैं, जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं आपको कला अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर का 9th पार्ट रीड करा रही हूँ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। अगर आपने अभी तक मेरी जो कला अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर बुक है उसके जो 8 पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं वो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देख लीजिए। TGT PGT आर्ट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये बुक है, तो आप सभी जाकर उनको पूरा देखिए जिससे आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। दोस्तों, ये बुक आर्ट की जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आप कोई भी वीडियो स्किप मत करना, कोई भी वीडियो छोड़ना मत। इस जो कला अध्ययन सामग्री परीक्षा पॉइंटर बुक की है वो सभी आप पार्ट्स देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट पार्ट 9th को। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सांची का मंदिर। इससे पहले मैंने आपको जो इससे पहले का मैटर कराया है बुक का, वो आप पहले से लगाकर फर्स्ट से लेकर पार्ट 8 तक आप सभी देख सकते हैं। और अब सांची का मंदिर देखते हैं। इसके मेन पॉइंट देखते हैं। सांची के महास्तूप के दक्षिण पूर्व में कुछ हटकर सपाट छत वाला एक छोटे आकार का मंदिर है, जिसे मंदिर संख्या 17 कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इस मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है। इस मंदिर का जो गर्भगृह है वो वर्गाकार है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसके सामने 4 स्तंभों पर खड़ा अपेक्षाकृत छोटे आकार का मंडप है, जो छोटे आकार का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्तंभ नीचे चौपहल और ऊपर अठपहल है। जो स्तंभ है वो नीचे से चौपहल यानी कि 4 पहल और ऊपर से 8 पहल है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। स्तंभों को छोड़कर इस मंदिर में किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं मिलता, यानी कि स्तंभों पर जो है वो अलंकरण मिलता है, लेकिन मंदिर के किसी भी प्रकार के किसी और जगह पर अलंकरण नहीं देखने को मिलता है, सिर्फ स्तंभों पर ही अलंकृत किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इसके स्तंभों पर घंटाकृति तथा चौकोर शीर्ष पर पशुओं की आकृतियाँ उकेरी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। शिखर के कारण इसको 5वीं शताब्दी में निर्मित माना जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं तिगवा का विष्णु मंदिर। जो तिगवा का मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है और इसका नाम है तिगवा का विष्णु मंदिर, जो तिगवा में है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में तिगोवा नामक स्थान पर स्थित है। यह मंदिर बनावट में अत्यंत सादा वास्तुकला की दृष्टि से प्रारंभिक अवस्था का द्योतक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गर्भगृह वर्गाकार है। इसके सामने 4 स्तंभों का एक मंडप है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मंडप के स्तंभ के नीचे चौपहल है, बीच में अठपहल है और ऊपर 16 पहल है, अतः अंत में लगभग गोलाकार हो गए हैं, जो लास्ट में जाकर ये सभी गोलाकार दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। शीर्ष पीठिका के ऊपर बैठे हुए सिंह हैं। नेक्स्ट पॉइंट है। प्रवेश द्वार के दाहिनी पार्श्व पर मकरारूढ़ गंगा तथा बाएं पार्श्व पर कूर्म पर आरूढ़ यमुना की मूर्तियां हैं। यहाँ पर जो कूर्म है वो कछुआ है और मकरारूढ़ यानी कि मगरमच्छ। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। मंदिर के द्वार का ललाट बिंब भी अलंकृत है, केवल बीच में गरुड़ का अंकन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगला जो मंदिर है वो है मुकुंदरा मंदिर। राजस्थान के कोटा जिले में मुकुंदरा के नाम से विख्यात एक पहाड़ी दर्रे के अंदर एक छोटे आकार वाला मंदिर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है। यह मंदिर एक आयताकार चबूतरे पर बना हुआ है। अगला पॉइंट है। गर्भगृह अथवा मंडप का निर्माण 4 चौपहल स्तंभों पर हुआ है। इसकी छत जो है वो सपाट है और मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के जो चारों ओर है वो प्रदक्षिणा पथ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मुकुंदरा को गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों की श्रेणी में रखा जाता है। गुप्तकालीन मंदिरों के द्वितीय चरण में गर्भगृह के चारों ओर बंद प्रदक्षिणा पथ तथा ऊंची जगती का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है। इसमें नचना का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, सतना जिले में खोह और ऊंचे हरा नागोद तथा मड़िया नामक स्थानों पर भी प्रारंभिक गुप्तकालीन मंदिर मिले हैं।
नेक्स्ट देखते हैं जो मंदिर है हमारा वो है नचना कुठार पार्वती मंदिर। नचना कुठार जो पार्वती मंदिर है वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की अजयगढ़ तहसील के मुख्यालय के समीप स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है पीठिका का प्रत्येक तल उस अपने ऊपर के चौकोर चबूतरे के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ का कार्य करता है। अगला पॉइंट है मिट्टी की बनी हुई अनेक यहाँ पर जो है विशालकाय मूर्तियाँ हैं। मकर पर बैठी हुई गंगा और कूर्म यानी कि कछुए पर आरूढ़ यानी कि बैठी हुई यमुना की आदम कद प्रतिमाएं मतलब कि जो व्यक्ति के रूप में प्रतिमाएं मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर मध्य प्रदेश जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ है उसमें है कि रायपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है लक्ष्मण मंदिर के साथ राम मंदिर एवं जानकी मंदिर भी ईंटों द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का अब केवल गर्भगृह ही अवशिष्ट रह गया है, यानी कि जो इस मंदिर का लक्ष्मण मंदिर का जो है गर्भगृह ही सिर्फ बचा हुआ है, बाकी सभी नष्ट मुद्रा में है। अगला पॉइंट देखिए संभवतः यह मंदिर भी शिखर युक्त रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर सर्वत्र मेहराब बने हुए हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार तथा चौखट पर हिंदू देवी देवताओं की मरण मूर्तियों की शोभा दर्शनीय है। यहाँ पर चित्र दिया गया है भीतर का जो भीतर गांव का मंदिर है उसका। यह कानपुर देहात भीतर गांव का मंदिर है। ये देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के भीतर गांव नामक स्थान पर स्थित है। ईंटों से बने इस मंदिर की नक्काशी दर्शनीय है। मंदिर का निर्माण एक वर्गाकार चबूतरे पर है। जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो एक वर्गाकार चबूतरे पर हुआ है। भीतर गांव मंदिर के गर्भगृह तथा मंडप की दीवारें नक्काशीदार ईंटों से निर्मित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है मंदिर के गर्भगृह की दीवार भद्र रथ एवं कर्ण रथ के द्वारा त्रिरथ बनाई गई है। अगला पॉइंट देखते हैं गुप्त काल में नक्काशीदार ईंटों के बहुआयत यानी कि बहुत अधिक उपयोग के साक्ष्य मिलते हैं। जो नक्काशीदार ईंटें हैं उनके द्वारा बनाई गई गुप्त काल में सबसे ज़्यादा साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भीतर गांव मंदिर शिखर युक्त मंदिर है। नेक्स्ट पॉइंट है बड़ी बड़ी मर्ण मूर्तियों से युक्त भीतर गांव का मंदिर असाधारण एवं अनोखा है। नेक्स्ट देखिए अहिछत्रा का मंदिर। अहिछत्रा का मंदिर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में रामनगर कस्बे के पास अहिछत्र का प्राचीन टीला स्थित है। उत्खनन के फलस्वरूप ईंटों के द्वारा बने हुए एक शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से उत्खनन के जो द्वारा ईंटों के बने हुए एक शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए इस मंदिर में एक के ऊपर एक बने हुए तथा क्रमशः छोटे होते गए ईंटों के वर्गाकार 5 चबूतरे अथवा भद्रपीठ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखिए देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर यहाँ पर चित्र भी दिया गया है। दशावतार मंदिर जो विष्णु को समर्पित है, विष्णु शेष सैया पर लेटे हुए यहाँ पर चित्र दिया गया है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कभी कभी पेपर में इस प्रकार से चित्र दे देते हैं कि ये जो मंदिर है किस देवता से संबंधित है या इस चित्र के अनुसार मंदिर का नाम बताइए, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देवगढ़ के दशावतार मंदिर का दूसरा चित्र दिया गया है जिसमें आप देखिए नर नारायण की मूर्ति। नर नारायण की मूर्ति पहले चित्र में जो विष्णु हैं वो शेष सैया पर शयन करते हुए दर्शाए गए हैं और इसमें नर नारायण की मूर्ति हमें दिखाई गई है। इसके पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में बेतवा नदी के तट पर देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्त काल का एक ध्वस्त मंदिर है जो विष्णु को समर्पित है और ये उत्तर प्रदेश के ललितापुर जिले में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देवगढ़ के मंदिर में गुप्त काल की जो वास्तुकला है वो वास्तुकला के शिल्प का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वहाँ पर गुप्त काल की वास्तुकला के शिल्प का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। उस टाइम जो वास्तुकला थी वो बहुत ही अव्वल दर्जे की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। आनंद कैंटिस कुमार स्वामी यानी कि आनंद कुमार स्वामी के अनुसार देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त काल के अंतिम वर्षों में बना था। नेक्स्ट पॉइंट है मंदिर का निर्माण ऊंचे अधिष्ठान यानी कि चबूतरे पर हुआ है जो ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए।
वर्गाकार मंदिर की प्रत्येक दीवार 5.50 मीटर लंबी है, 5.50 मीटर लंबी है। चबूतरे पर चढ़ने के लिए चतुर्दिक लंबी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। अगला पॉइंट है गुप्त काल के अन्य मंदिरों की छतें जहाँ पर सपाट हैं वहाँ पर इसमें पिरामिडनुमा शिखर मिलता है। गुप्त काल के अन्य मंदिर हैं जो उनकी छतें जहाँ सपाट हैं वहीं यहाँ पर पिरामिडनुमा शिखर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शिखर की ऊंचाई किसी समय लगभग 12 मीटर थी। सुंदर गर्भगृह के चतुर्दिक एक स्थान पर सपाट छत वाले 4 मंडप बने हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है जिनमें से पश्चिम के द्वार पर होकर गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शेष 3 और की दीवारों में एक एक रथिकाएं बनी हैं। गजेंद्र मोक्ष एवं नारायण का मूर्तन विशेष कुशलता के साथ इन रथिकाओं में अंकन किया गया है, गजेंद्र मोक्ष और नर नारायण का। नेक्स्ट पॉइंट है देवगढ़ के दशावतार मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार है जो अत्यंत आकर्षक बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द्वारशिला पर शेष साई यानी कि सोते हुए विष्णु की सजीव मूर्ति उकेरी गई है। दशावतार मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर गंगा यमुना खड़ी हुई हैं। नचना कुठार के पार्वती मंदिर का निर्माण लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इस मंदिर का निर्माण वर्गाकार चबूतरे या अधिष्ठान पर किया गया था। जो नचना कुठार के पार्वती मंदिर हैं उसका निर्माण किया गया था 5वीं शताब्दी में, और इस मंदिर का जो वर्गाकार चबूतरे और अधिष्ठान पर निर्माण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना हुआ है। अगला पॉइंट है मंदिर की छत सपाट है। ये नचना कुठार के पार्वती मंदिर के बारे में पॉइंट है। इनकी शाखाओं पर मिथुनों का अंकन हुआ है। निचले भाग में एक ओर गंगा तथा दूसरी ओर यमुना का अंकन हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं भुमरा का शिव मंदिर। भुमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में मानिकपुर जबलपुर रेल मार्ग पर ऊंचे स्थित है और ऊंचे हरा रेलवे स्टेशन से लगभग 9.50 किलोमीटर की दूरी पर भुमरा का प्रस्तर निर्मित शिव मंदिर है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस मंदिर का केवल गर्भगृह ही अवशिष्ट रह गया है। गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की छत चिपटी है यानी कि चपटी है और द्वार की चौखट काफ़ी अलंकृत की गई है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार की शाखाओं के नीचे मकर वाहिनी गंगा तथा कूर्म वाहिनी यमुना की मूर्तियाँ निर्मित की गई हैं। ये अधिकांश ज़्यादातर सभी जो मंदिर हैं उनमें मिलती हैं। जो मकर वाहिनी गंगा है और कूर्म वाहिनी यमुना अधिकांश निर्मित की गई हैं मंदिरों में। नेक्स्ट देखिए, गर्भगृह के चतुर्दिक स्तंभ युक्त एक मंडप तथा प्रदक्षिणा पथ रहा होगा क्योंकि इसके चारों ओर का चबूतरा प्रदक्षिणा पथ का द्योतक है, उसका प्रतीक है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं, इसके मेन पॉइंट देख लेते हैं। गुप्त काल की शैलकृत बौद्ध गुफाओं में अजिष्ठा तथा बाघ की गुफाओं का उल्लेख है। अजिष्ठा यानी कि अजंता, जो अजिष्ठा है वो अजंता है। नेक्स्ट देखिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जिला मुख्यालय से लगभग 102 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश में अजिष्ठा नामक स्थान पर 30 शैलकृत गुफाएं रॉक कट केव्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिनमें से 5 गुफाएं जिनमें हैं 9, 10, 19 और 26 एवं 30वीं जो गुफाएं हैं वो चैत्य गुफाएं हैं। ये सभी चैत्य गुफाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शेष 25 गुफाएं जो हैं वो सांगाराम यानी कि विहार यानी कि जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे उनको विहार कहते हैं, और जहाँ पर वो पूजा अर्चना करते थे उसे कहते हैं चैत्य गुफाएं होती हैं जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, और जो विहार होता है विहार गुफाएं होती हैं जिनमें वो अपना रहन सहन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कालक्रम की दृष्टि से इन गुफाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है प्रारंभिक गुफाएं और दूसरी है परवर्ती गुफाएं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता की गुफा संख्या 8 से 13 तक का संबंध हीनयान बौद्ध धर्म से है। जो अजंता की गुफा संख्या 8 से लगाकर 13 तक यानी कि 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये 6 गुफाएं हैं वो हीनयान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके निर्माण का जो समय है वो 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 1वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, इसके पश्चात 4 शताब्दी ईस्वी में गुफाओं का निर्माण कार्य बंद रहा।
अगला पॉइंट है 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुफाओं का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हुआ, यानी कि जो 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुफाओं का कार्य जो था वो निर्माण कार्य बंद हो गया था और 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुफाओं का निर्माण दोबारा स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, परवर्ती गुफाओं की संख्या 25 है, जिनमें से 3 गुफा 19, 26 और 30 जो हैं वो चैत्यगृह हैं तथा शेष 22 गुफा जो हैं वो विहार हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इस वर्ग की गुफाएं महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, इन गुफाओं में से अधिकांश का निर्माण 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी में वाकाटक, यहाँ पर दिया गया है किस वंश ने की है, वाकाटक राजवंश के काल में हुई। इन गुफाओं का जो अधिकांश निर्माण हुआ था 5वीं 6वीं शताब्दी में ईस्वी में वाकाटक राजवंश के काल में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, हीनयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की मूर्ति पूजा नहीं होती थी, बल्कि प्रतीकों के माध्यम से उनका वंदन अर्चन यानी कि पूजा अर्चना की जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अजंता के शैलकृत चैत्यगृह सामान्यतः वृत्तायत विशाल कक्ष के रूप में मिलते हैं। इनमें सामने प्रवेश द्वार तथा दूसरे सिरे पर चट्टान को तराश कर बनाया गया अर्धवर्ताकार ठोस स्तूप है। नेक्स्ट पॉइंट है, चैत्यगृह के प्रवेश द्वार के अंदर के सिरे तक दोनों ओर स्तंभों की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चैत्यगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल वातायन या गवास मिलता है, जिसकी तुलना घोड़े की नाल से की जाती है। अगला पॉइंट देखिए, चैत्यगृह की छत ढोलाकार यानी कि गज पृष्ठ के आकार की मिलती हैं, जिनकी छत में लकड़ी की कमनियां तराशी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महायान शाखा के चैत्यगृहों में बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई तथा नवीन अलंकरण किए गए। अगला देखिए, हीनयान शाखा के चैत्यगृहों में बुद्ध की जो मूर्तियां आज मिलती हैं उनको बाद में बनाया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, अजिष्ठा यानी कि अजंता में भिक्षुओं के निवास के लिए पर्वत की चट्टानों को तराशकर विहार बनाए गए थे। विहार यानी कि रहने के स्थान। नेक्स्ट पॉइंट है, विहार के मध्य में एक विशाल सभा मंडप मिलता है, जिसके 3 ओर भिक्षुओं के आवास के लिए कोठरियाँ बनी हुई हैं। अगला पॉइंट है, विहार की छत गोलाकार है और अंदर प्रकाश आने के लिए चैत्य गवास बने हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित विहार वर्गाकार और आयताकार विशाल कक्ष के रूप में हैं, जिनमें चारों ओर स्तंभों की पंक्तियां हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, इन कोठरियों में शैलोत्कीर्ण स्तूप और बुद्ध तथा बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनी हैं। इन कोठरियों में शैलोत्कीर्ण स्तूप और बुद्ध तथा बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता के प्रारंभिक विहार प्राय छोटे आकार के हैं। जो शुरुआत के विहार हैं अजंता के वो छोटे आकार के हैं। अगला पॉइंट है, कालांतर में चट्टानों को तराशकर अपेक्षाकृत विशाल विहार बनाए गए, यानी कि जो टाइम बीतता गया और फिर चट्टानों को उन्होंने काटकर पहले से बड़े विहारों का निर्माण किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, अजंता का केवल विहार संख्या 6 2 मंजिला है, शेष सभी 1 मंजिले हैं, यानी कि अजंता का कौन सा विहार संख्या जो है वो 2 मंजिला है, तो वो है 6। विहार संख्या जो 6 है वो 2 मंजिला है, लेकिन जो दूसरे विहार हैं वो सभी 1 मंजिले हैं। नेक्स्ट देखिए, बाघ गुफाएं। बाघ के बारे में मेन पॉइंट है, बाघ गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के निकट ही नर्मदा नदी की सहायक नदी, जो नर्मदा नदी की सहायक नदी है बागमती यानी कि बाघिनी से 2 से 3 मील दूर बाघ नामक गांव के पास स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। बाघ में कुल 9 गुफाएं हैं। 7वीं, 8वीं और 9वीं गुफाएं नष्ट प्राय हैं, यानी कि वो लगभग नष्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम गुफा का नाम ग्रह गुफा है। जो पहली गुफा है उसका नाम है ग्रह गुफा। अगला पॉइंट देखिए, बाघ की गुफा संख्या 2 को गुसाई अथवा पंच पांडव यानी कि गुसाई या पंच पांडव गुफा कहा जाता है। यह सुरक्षित अवस्था में है, यानी कि ये इनकी स्थिति जो है वो ठीक ठाक है। नेक्स्ट जो है पॉइंट, इसके मध्य में एक चौकोर भवन है जिसके पार्श्व में बने कमरे हैं, यानी कि जो इसके मध्य में है एक चौकोर भवन का निर्माण किया गया है और उसके पार्श्व यानी सामने एक कमरे का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, तीसरी गुफा को स्थानीय लोग हाथी खाना के नाम से पुकारते हैं। जो तीसरी गुफा है बाघ की, उसका नाम हाथी खाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चौथी गुफा को रंगमहल कहते हैं। संभवतः यह नाम इस गुफा के सुंदर चित्रों के आधार पर दिया गया है, यानी कि जो चौथी गुफा है उसमें बहुत ही सुंदर चित्रों का निर्माण देखने को मिलता है। 5वीं गुफा को पाठशाला कहा जाता है। बाघ की सभी गुफाएं विहार गुफाएं हैं, यानी कि ये सभी
बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान थी। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1818 ईस्वी में लेफ्टिनेंट डेंजरफील्ड ने सर्वप्रथम बाघ की गुफाओं का विवरण साहित्यिक विनिमय संघ की एक पत्रिका के द्वितीय अंक में प्रकाशित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बाद में एरिक्सन और डॉक्टर इम्पे ने बाघ गुफा के चित्रों पर विस्तृत जानकारी दी थी। सन 1929 में कर्नल C.E. ल्यूवाल्ड ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका में एक गवेषणात्मक लेख लिखा था। सन 1910 में असित कुमार हलदार और सन 1925 में मुकुल चंद्र डे ने बाघ गुफा के चित्रों पर अपने अपने विस्तृत लेख प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाघ की गुफाएं जो है वो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्हें बौद्ध भिक्षुओं के आवास और बुद्ध उपदेशों के प्रवचन श्रवण यानी कि जो प्रवचन सुनने हेतु बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाघ गुफा के चित्र गुप्त काल की श्रेष्ठतम उदाहरणों में से एक है। तो दोस्तों यहाँ तक हो गया है, ये सभी हमने की है गुफाएं हैं जो मेन गुफाएं थी बौद्ध धर्म से संबंधित। अब यहाँ पर इसके जो मेन पॉइंट दिए गए हैं इस चैप्टर के वो देख लेते हैं। एग्जाम बूस्टर है जो इस पार्ट का, इस चैप्टर का, वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रमित अनुपात है, यानी कि जो यहाँ पर ये क्वेश्चन आए हुए हैं क्वेश्चन आर्ट के एग्जाम में वही यहाँ पर दिए गए हैं। भारतीय मूर्तिकला में शैलियों का सही कालानुक्रम, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त, यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से लिखे हुए आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, गांधार कला पनपी थी। गांधार कला पनपी थी कुषाण काल में। कनिष्क की मूर्ति बनी थी। कनिष्क की जो मूर्ति बनी थी वो कुषाण काल में निर्मित की गई थी। मूर्तिकला की वह शैली जो ग्रीक रोमन कला से संबंधित रही है वो है गांधार शैली में। नेक्स्ट देखिए, जो पल्लव राजवंश कला के अंतर्गत विकास हुआ, महाबलीपुरम जो कला केंद्र थे उनका। बौद्ध की मूर्तियां बनाई गई थी कनिष्क काल में। जो बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई थी, निर्मित की गई थी, वो कनिष्क काल में निर्मित की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अशोक का वह अभिलेख जिस पर मयूर की आकृति है वह है नंदगढ़। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र लिया गया है सारनाथ, उत्तर प्रदेश में जो स्थित है सारनाथ, वहाँ पर स्थित अशोकीय स्तंभ का शीर्ष से, अशोकीय स्तंभ के शीर्ष से जो है वो राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्कूली कलाकार जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे। गांधार स्कूली जो कलाकार थे जो बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे वो थे गांधार शैली के निर्मित कलाकार थे। नेक्स्ट है, वह सम्राट जिसने धर्म और दर्शन पर अपने विचारों की व्याख्या करने के लिए पत्थर का उपयोग करना आरंभ किया था, वह थे अशोक। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प परखम यक्ष संबंधित है मौर्य काल से। नेक्स्ट है, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांश बाघ, हाथी और किसे दर्शाया गया है, वर्षभ को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है, सारनाथ स्थित लोयन कैपिटल निर्मित है चमकदार पत्थर माध्यम में। अगला पॉइंट देखिए, अशोक के पोते दशरथ ने जो निर्माण कराया था वो किस चीज़ का कराया था, गोपिका गुफा का। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी पर नक्काशी हुई है तो वो हुई है 5 गुफाओं की। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मौर्यकालीन निर्मित अशोक स्तंभ पर किसका प्रभाव था, तो ईरानी शैली का यहाँ पर प्रभाव था, ईरान का। अशोककालीन जो स्तंभ थे उसके शीर्ष पर आकृतियाँ हैं पशुओं की। अशोक सम्राट उत्कल प्रदेश राज्य पर इन्होंने चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे। जो अशोक सम्राट थे वो उत्कल प्रदेश पर चढ़ाई करने के बाद, राज्य पर चढ़ाई करने के बाद बौद्ध बने थे, बौद्ध संत बन गए थे। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था जो किसने किया था, तो अशोक ने किया था। सम्राट अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट देखिए, अशोक स्तंभ बने थे चुनार सैंडस्टोन से। संसार की सबसे पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि। अशोक स्तंभ पर लिखी लिपि है ब्राह्मी। चाणक्य प्रसिद्ध हैं अर्थशास्त्र के लिए। इंडिका पुस्तक जो है वो किसने लिखी है, लिखी गई है मौर्य काल में। जो इंडिका पुस्तक है वो लिखी गई है मौर्य काल में। नेक्स्ट देखिए, सारनाथ स्तंभ पर आकृति नहीं है, तो यहाँ पर गाय की आकृति नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, सारनाथ पिलर बना था 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। अगला पॉइंट देखिए, अशोक पिलर जो लोरिया नंदनगढ़ बिहार में स्थित है उसकी ऊंचाई है 9.7 मीटर। नेक्स्ट देखिए, रामपुरवा बुल कैपिटल स्थित है राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में। लिंगराज मंदिर स्थित है उड़ीसा में। यक्षिणी की प्रतिमाओं का निर्माण हुआ था मथुरा शैली के अंतर्गत।
नेक्स्ट है प्राचीनतम प्रवेश जो द्वार गुफा द्वार है काष्ठ अलंकरण की अनुकृति है। जो सबसे प्राचीनतम गुफा प्रवेश द्वार है जिस पर अलंकरण है काष्ठ की, तो वो है लोमस ऋषि गुफा में। प्रसिद्ध स्टोन रिलीफ यक्षी चंद्रा है बरहूत से। मौर्यकालीन राजाओं का सही ऐतिहासिक क्रम है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक और दशरथ, ये इसका सही कालानुक्रम है। मूर्ति दीदारगंज यक्षिणी संबंधित है मौर्य काल से। और नेक्स्ट है परस्तर उत्कीर्ण वास्तुकला का प्रथम साक्ष्य मिलता है लोमस ऋषि गुफाओं से। तो दोस्तों आज वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट इसका जो पार्ट है मैं 10 वो लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप बस इतना ही रीड कीजिए। आई होप आपको सभी जो पॉइंट्स होंगे वो सही लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको कोई भी चीज़ आप मिस ना करें, इसलिए वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू।